शाहिद भट्ट, जिसके जो टारगेट्स थे वो हमेशा हाई प्रोफाइल होते थे। इसकी स्टोरी क्या है? कुवैत में ये दर्जियों का काम करता था। जब यहाँ वापस आता है ना तो ये अपना एक गैंग तश्कील देता है। वो गैंग में होता कौन है? ब्लैक ईगल्स के लड़के होते हैं। टोटल इस पर कितने कत्ल होंगे? साहब का मिनिस्टर था जुल्फकार इवान, 2 पिस्टल रखता था और चलती मोटरसाइकिल से इसने फायर किए हैं। उसके सरों में फायर मारा, 2 फायर उसके सर में लगे, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। नैना को ये कैसे मारता है, किसके कहने पे मारता है? हाजी तारक ने नैना पर इस हवाले से तीफी भट्ट का भी नाम आ रहा था कि शायद पता नहीं नैना के मर्डर में कुछ उसका भी हाथ है। एक किरदार था नवीद सईद। शाहिद भट्ट को पैसे देते हैं कि नवीद सईद को मार दे। ये 20 लाख मांग रहा था। अभी एक करैक्टर है हबीबुल्ला डोगर, एमएसएफ का लीडर जो था, हिट लिस्ट पर जो थे इसकी। ये उसको मारने के लिए क्या करते हैं कि शादरा डिग्री कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं। भाई को मरवाने वाली जो इसकी सुतेली माँ थी वो अभी जिंदा थी। शाहिद भट्ट शीशा पकड़ के इसकी गर्दन काट देता है। नैना का जो आशिक था, जो ताजिर रहनुमा था, उसको पता चल गया था शाहिद भट्ट का कि ये पकड़ा गया है। उसका तो कोई रोल नहीं था शाहिद भट्ट के पुलिस मुकाबले में। आज के पॉडकास्ट में हमने ये जाना है कि कुवैत में काम करने वाला एक आम सा लड़का, एक दर्जी, किस तरह से लाहौर का मोस्ट वांटेड उशरती कातिल बन गया, कैसे उसने अपना एक गैंग बना लिया, उसने किस किस का कत्ल किसके कहने पर किया। ये तमाम वाक़यात जानिए आज के इस पॉडकास्ट में आमिर मिर्ज़ा से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। मिर्ज़ा साहब, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी ये जो दुश्मनदार ग्रुप होते हैं ये कैसे कार्रवाइयाँ डलवाते हैं, ये किस तरह से अपने मुखालफों को उशरती कातिलों से मरवाते हैं। हमने 2 उशरती कातिल खालिद चिट्टा और मुबीन भट्ट उनको डिस्कस किया था, उनके जो टारगेट्स थे वो हमने देखे थे और क्या उनका अंजाम हुआ, इस पर हमने बात की थी। आज के पॉडकास्ट में एक और उशरती कातिल शाहिद भट्ट, जिसके जो टारगेट्स थे वो हमेशा हाई प्रोफाइल होते थे। अब शाहिद भट्ट उशरती कातिल बनता कैसे है, इसके पीछे कौन कौन था और किस किस को इसने मारा हुआ है? शाहिद भट्ट के मुतल्लक आपको बताऊं, ये माजी में एक ऐसा उजरती कातिल हुआ है जिसने ब्लैक ईगल्स के लड़के हुआ करते थे। उस दौर में ना एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी ब्लैक ईगल, जैसे अपना एमएसएफ जमात इस्लामी, उस दौर में एक ब्लैक ईगल्स भी बनी थी। बिल्कुल, जिसमें मजहर तिब्बी था। मजहर तिब्बी भी था, फिर एक अब्दुल्ला मीर बड़ा मशहूर करैक्टर है वो भी था, लकी शाह, जान शेर खान, एहसानुल्लाह बोबी, ये मतलब कि बहुत उस दौर के मतलब नामवर ये करैक्टर रहे हैं उस दौर में। शाहिद भट्ट की अगर मैं आपको स्टार्ट से शुरू से हिस्ट्री बताऊं ना, तो ये शादरे का रहने वाला था। शादरे में एक मुतवस्सत तबके से इसका ताल्लुक था। इसकी वालदा बचपन में फौत हो जाती है। इसकी वालदा जब फौत हो जाती है तो इसका वालिद दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी किससे करता है? वो एक कोई लेडी कांस्टेबल होती है, उससे शादी कर लेता है। वो पंजाबी ज़बान में कहते हैं स्पैन नल ब्याह कर लिया, अच्छा। उससे शादी कर लेता है। अच्छा, वो शादी जो थी ना, अब शाहिद भट्ट के भाइयों को वो मतलब लड़ाई झगड़ा रहता था, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने उसको। तो मीनवेल जब शाहिद की उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब वो जवान होता है, तो इसलिए ना कुवैत चला जाता है। कुवैत में ये दर्जियों का काम करता था। अब पीछे इसके 2 भाई थे, एक कैसर भट्ट था तो एक और था। वो जवान थे, ठीक थे माशाल्लाह से। अब शादरा में एक शादरा डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर एमएसएफ का होल्ड हुआ करता था, स्टूडेंट तंजीम जो थी वहाँ पे। वहाँ पर इसके भाई का कोई झगड़ा हो जाता है उन एमएसएफ के लड़कों के साथ। इसके भाई कैसर भट्ट को एमएसएफ के लड़के मर्डर कर देते हैं। वो गालबन हबीबुल्ला डोगर कोई स्टूडेंट लीडर था उस दौर में वहाँ पे शादरा डिग्री कॉलेज का, और एक कोई अताज जट था, ये उसको मार देते हैं। अब पीछे रह जाता है इसका एक और भाई। वो उसका भाई का अपनी माँ के साथ शदीद तनाज़ा होता है, जो उसकी सौतेली माँ है, पुलिस वाली। पुलिस वाली जो होती है, वो उससे शदीद तनाज़ा रहता है उसका। वो माँ भी उससे बहुत तंग होती है। उसकी सौतेली वालदा की एक बहन है हाजन हस्सा, वो होती है गुजरांवाला में। वो कह लें कि सप्लाई टाइप थी, वो ब्राथल हाउस चलाया नायिका करती थी। थी वहाँ पे। वो उसके साथ डिस्कस करती है कि मैं इससे बड़ी तंग हूँ, इसका कुछ इलाज करो, तो वो जान छुड़वाओ। हाजी हसन का एक बेटा होता है, वो भी ज़रा बदमाशी बुशी में पैर रखता है। वो उसका बेटे जो है ना, इसके दूसरे भाई को भी मर्डर कर देते हैं, अच्छा, सौतेली माँ ने मरवा दिया। मरवा दिया उसको। अब ये दोनों भाई इसके मर्डर हो जाते हैं। ये होता है कुवैत। ये कुवैत से वापस आ जाता है। वापस आकर
मामलात सारे देखता है, पूछता है, सारी डिटेल पता लगती है कि दोनों भाइयों के साथ हुआ क्या है। पहले ये क्या करता है कि जो हाजन हस्सा थी ना, इसको पता लगता है हस्सा ने अपने बेटे से कह के मेरे भाई को मरवाया। ये तो जब यहाँ वापस आता है ना, तो ये अपना एक गैंग तश्कील देता है। वो गैंग में होता कौन है? ब्लैक ईगल्स के लड़के होते हैं। एक जानशेर नाम का था, और एक लकी शाह। ये दोनों इसके बहुत क्लोज होते हैं, और भी एक दो लड़के थे इसके साथ, लेकिन ये बहुत क्लोज होते हैं। ये जानशेर को लेके ना गुजरांवाले चला जाता है, मारने उन्हें। हाजिन हस्सा के घर। अब वहां पर ये जानशेर को भेजता है उसके घर, हाजन हस्सा के, उसको एक कस्टमर बनवा के भेजता है। वो जाके उससे मिलता है, कमरे में बिठाती है उसको, उसको अपना तारुफ कराता है कि मैं एक किसी एमएनए का नाम लेता है, कहता है मैं उसका भतीजा हूँ, तो एक फंक्शन है उसके लिए जो हमें लड़कियां चाहिए। तो ये गुफ्तगू कर रही होती है, तो मीन वाइल हाजन हस्सा का बेटा जिसने इसके भाई को मारा होता है शाहिद भट्ट के, वो आता है माँ के पास। तो माँ को कहता है, माँ मैंने लगता पे कि शाहिद भट्ट आ गया। मतलब कि उसके साथ ही गया था ना, वो कुछ नज़र से गुजरा वहाँ पे मोहल्ले में, उन्होंने कहा जी मैंने लगता पे शाहिद भट्ट आ गया, तो मैं थल्ले वेख्या उन्होंने। तो वो उसकी माँ उठती है, और ये दोनों खिड़की से उसको नीचे देखते हैं कि शाहिद भट्ट किधर है। इतने में जो जानशेर होता है वो उठता है पीछे से, और उठ के दोनों के सरों में गोलियां मार के उनको वहीं पर मार देता है। अच्छा, ये जो गैंग था ना, शाहिद भट्ट और इसके जो साथी थे, ये मतलब कि एक्सपर्ट थे। इन्होंने जितने भी मर्डर किए हैं ना, मोस्टली कोई 80% मर्डर जो है लोगों के सरों में गोलियां मारी हैं इनका टारगेट भी ठीक था, निशाना भी ठीक अपना लगाया करते थे। तो चलती मोटरसाइकिल पे से ये लोगों को सरों में गोलियां मारकर कत्ल किया करते थे। बहुत सारे जितने भी इन्होंने लोग मारे हैं ना, कोई 80% उनके सरों में फायर किए हैं, और उनकी एट द स्पॉट डेथ हुई। मतलब ये सही वाले जो शार्प शूटर्स होते हैं वो कह थे। लें, बिल्कुल कह लें आप सब। और बड़ा खूबसूरत नौजवान होता था, बड़ा फिट, और मतलब कि बॉडी बिल्डर टाइप। और इसके मुतल्लिक तो बताते हैं कि लड़कियां इस पे बहुत आशिक हुआ करती थी। लड़कियों के साथ इसके बड़े मामला चला करते थे, और इसका जब कह लें कि एंड हुआ, इख्तिताम हुआ, उसकी भी वजह एक कोई लड़की ही बनी, वो भी मैं आपको अभी शेयर करता हूँ उसके साथ। ये वहाँ पर जब हाजन हस्सा और उसको बेटे को मार के वापस आ जाते हैं, वापस आके फिर ये अब इनका अगला टारगेट होता है वो एमएसएफ के लीडर जो होते हैं। अच्छा, ये अपनी सौतेली माँ से बदला नहीं लेता? मैं बताता हूँ आपको, सौतेली माँ का भी जो इसने किया वो भी मैं बताता हूँ उसके साथ क्या किया इन्होंने। ये वहां से जब वापस आ जाते हैं ना, वापस आके फिर अब ये इनका टारगेट होता है कि अपने दूसरे भाई का जो है ना, उसका भी बदला लेना हमने, जो कैसर बट्स एमएसएफ के लड़कों ने मारा था। हबीबुल्ला डोगर था एक, दूसरा ताजर था। वो इनके टारगेट पे नहीं आते। हबीबुल्ला डोगर का एक भाई होता है, वो टांगा चलाता था। तो वो भी मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ था, गरीब घराने से ताल्लुक़ था, वो टांगा चलाता था। इन्होंने उसकी रैकी की। वो रावी पुल के पास ना अपना मकबरा जहांगीर का मोड़ है, वहाँ पर वो कहीं उनके आमना-सामना होता है, तो ये उसको भी ना सर में गोली मार के एट द स्पॉट उसको भी मार देते हैं। वहाँ से निकल आते हैं, निकल के फिर मफरूर कभी कहीं। अच्छा, इसने मफरूरी जो काटी है ना अपनी, वो कराची, फैसलाबाद, गोजरा, लाहौर। लाहौर में ज़्यादातर मफरूरी इसने काटी, एक बाल्टन रावी ब्लॉक में। अब ये मामला चल रहे थे, जब इसने अपने भाई का मर्डर का बदला लिया, हाजन हस्सा को, उसके बेटे को, हबीबुल्ला डोगर के भाई को मर्डर किया, उसके बाद ये मफरूर हो गए, और इनका गैंग जो था ना, उसका एक नाम निकल गया। अब ये किसी भी डेरेदार, किसी भी मतलब के बदमाश के पास जाते, किसी इश्तिहारी के साथ ताल्लुकात इनके बनते रहे। अब ये जहाँ भी जाते थे ना, लोगों को पता था कि यार ये शूटर है, और पैसे लेके भी लोगों को मारते हैं, तो उन्होंने इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गैंग का लीडर जो था वो शाहिद भट्ट था। शाहिद भट्ट था गैंग का लीडर, वो था। अब वो शाहिद भट्ट से बात करते कि जी हमारा फलां मुखालिफ है, उसको मारना है, पैसे कितने लेने हैं। अब इन्होंने बाकायदा एक प्रोफेशनल जो है ना किलिंग, वो शुरू कर दी इन्होंने। एक करैक्टर था हाजी तारिक, बड़ा मशहूर व मारूफ करैक्टर था उस दौर का। उसका एक भाई होता था आमिर बोड़ा। एक तो आमिर बोड़ा ये जो अपना टीपू ट्रका वाला के मर्डर में वो नहीं है, ये आमिर बोड़ा और करैक्टर है। ये उस दौर का करैक्टर है, और वो भी अपने दौर में एक बड़ी आइटम हुआ करती थी, मतलब कि अच्छा बदमाश हुआ करता था वो। हाजी तारक के साथ इनका मिलना-जुलना होता है। हाजी तारक का सट्टे का काम होता है, रेस क्लब में, और बुक-शुक, जुआ-शुआ वो ये करवाता था। इस हवाले से उसका बड़ा नाम था, पैसे वाला आदमी था। तो वो उसको भी शौक था कि मेरे डेरे पे इश्तिहारी आए,
बदमाश हैं, तो वो एक अपना ना भरम असर और रसूख कह लें कि वो उसको रखा करता था। इसके शाहिद भट्ट के खाते में कह लें अदाकारा नैना का मर्डर था। फिर एक इसने एक उस दौर में एक बहुत बड़ा नाम था, साबका मिनिस्टर था ज़ुल्फ़िकार ऐवान। वो अपना कोऑपरेटिव सर्विसेज का चेयरमैन भी था। इसने उसको भी पैसे लेके मर्डर किया इन्हीं साथियों के साथ। वो एक ज़ुल्फ़िकार ऐवान था और साथ उसके गनमैन या ड्राइवर था, वो मर्डर हुआ। ये मर्डर हुआ था रेस कोर्स पार्क लाहौर में है ना, उसके पार्क के बाहर रोड जो है GOR वाली साइड पर, वहाँ पर इसने मर्डर किया उसको। तो बड़ा मतलब कि चीखो-पुकार मची थी और इसके मुतल्लिक बड़ा पुलिस ने भी बहुत घेरा तंग किए रखा, बड़ा तलाश किया। लेकिन ये यहाँ से कोई ऐसा काम करके पैसे-वैसे कमा के लेके ये कराची चला जाता था। वहाँ मफरूरी काटनी इसने। कराची में भी इसने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया है। उस टाइम पे इसका रेट क्या था? रेट 2 लाख रुपए ले लिया, 4 लाख रुपए ले लिया, 5 लाख रुपए ले लिया, लाख-लाख रुपए लेके भी बंदे मारे हैं इसने। इलियास गोजरेवाला, उसके साथ भी इसका ताल्लुक था, इसने वहाँ पे उसके पास भी बड़ी मफरूरी काटी, कुछ 6 महीने, 8 महीने वहाँ भी रहा है। कराची से उसके पास आ जाना, वहाँ से लाहौर आ जाना, मतलब ये एक सर्कल में घूमता रहा है। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गोजरा, ये इसने एक लाहौर में वारदात की, कराची चला गया, कराची से की उधर गोजरे आ गया। तो ये इसी तरह घूमते-फिरते रहते थे सारे। टोटल इस पर कितने कत्ल होंगे? यार इसके जो मतलब कि मेरे इल्म में जो है ना, वो कोई 18-20 मर्डर तो इसके वो हैं जो मैं जानता हूँ, जिनका मुझे पता है, जो मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ मैं आपको। लेकिन जो मेरी जानकारी के अलावा है, जो लोग डिस्कस करते हैं, वो आप कह लें कि कोई 30-35 मर्डर इसने किए होंगे। और बड़ा नाम था इसका उस दौर में, बड़ा मतलब कि लोग जो थे उजरती कातिल के हवाले से इसको जाना करते थे सारा। इलियास गुजरावाला के कहने पे इसने शेखुपुरा में कई लोगों को मर्डर किया, लोगों की दुश्मनियाँ थी। अच्छा, इलियास गुजरेवाला भी मतलब कि ऐसा करैक्टर था, उसका कोई दोस्त बैठा हुआ है ना पास उसके, उन्होंने कहा जी मेरे मुखालफा को मैं बड़ा तंग आया है ते ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। तो उनका कित्थे हुंदे ने मुखालफ तेरे, उन्होंने कहा फलानी जगह हुंदे ने, उन्होंने कहा अच्छा यार शाहद वेखी गल पुत्तर इन्हां दी जरा सुनी की कहंदे पे ने। मतलब कि इस तरह से उसने ये नहीं कि अपनी ज़ाती कोई कोई यार दोस्त आके बैठा हुआ है ना, उसने डिस्कस किया है, तो उसने आगे इसको शाहिद के मत्थे लगवा देना। उनका जा यार देखी जरा इन्हां दा कोई काम ते निबेड़ जाके, वो उससे उसने मामला तय कर लेने, पैसे-वैसे लेने उन्होंने, पैसे लेके के बंदे मार देने। अच्छा, उस टाइम पे शूटर्स के ज़रिए जो मरवाते थे लोग, तो जो सुपारी देते थे, क्या वो पकड़े जाते थे? सज़ाएँ मिलती थी उन्हें? वो पकड़े तो तब जाए ना जब ये शूटर्स पकड़े जाएँ। ये पकड़े जाएँ, ये कुछ बताएँ तो फिर होता ना इंटेरोगेशन में कि जी ये हमने फलाँ बंदे ने हमें पैसे दिए मारने के लिए। तो ये जब लास्ट टाइम ये पकड़ा गया है ये शाहिद भट्ट, तो उसके बाद तो फिर दोबारा इसको मौका नहीं मिला कि ये बाहर निकले या उन लोगों को बताए। तो जो इंटेरोगेशन हुई थी उसके हिसाब से जो डिसाइड किया था पुलिस ने इसके मुतल्लिक, वो उन्होंने फैसला करके साइड पे मारा। मैंने आपको बताया इसने शेखुपुरा में जो लोगों को मर्डर किया इलियास गोजरावाले के कहने पे, वहां से ये वापस आ रहा था और मोटरसाइकिल पे गया है ये, यहाँ से लाहौर से शेखुपुरा मोटरसाइकिल पर गए हैं ये, और जानशेर गालबन इसके साथ था। ये मतलब ये 3-4 लोग होते थे, ये मोटरसाइकिलों पर मोस्टली ज़्यादातर 2 लोग ही जाया करते थे। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर ये चारों भी इकट्ठे जाया करते थे और जाके अपना टारगेट पूरा करके आ जाते थे। शेखुपुरा से उन लोगों को मार के ये वापस आते हैं ना, वापस ये जब लाहौर की हदूद में शादरा दाखिल होते हैं, तो इनको अता जट टकर जाता है जिसने इसके भाई को मर्डर किया होता है। तो इसने चलती मोटरसाइकिल से 2 पिस्टल रखता था और चलती मोटरसाइकिल से इसने फायर किए हैं, उसके सरों में फायर मारे हैं, 2 फायर उसके सर में लगे हैं, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वहाँ से ही फिर निकल जाती। अच्छा, एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। इसके पास जो पिस्टल था ना 9 एमएम का, पहले रूटीन में तो इसके पास आम सा देसी जो पिस्टल होते थे लोकल, वो पिस्टल होते थे। इनको कोई मुखबरी होती है उस दौर में कि एफसी कॉलेज का एक स्टूडेंट है, वो मतलब कि खाते-पीते घर का था, वो कॉलेज आता है 9 एमएम का पिस्टल लगा के आता है साथ वो। अच्छा। इनको किसी ने मुखबरी की। अब ये एफसी कॉलेज के गेट के बाहर ना उसका नाका लगा लेते हैं कि वो लड़का कब निकलेगा। और छीनना पिस्टल है? छीनना पिस्टल है। वो बाहर निकलता है, बाहर निकल के उसको रोकते हैं, गन पॉइंट पे उससे पिस्टल छीन लेते हैं और उसको कहते हैं चल भई, चलता कर देते हैं उसको। उस 9 एमएम के पिस्टल से इसने बहुत लोगों को मारा है। जो टारगेट किलिंग करता था ये, उसने उस पिस्टल से बहुत से लोगों को मर्डर किया इसने। अब अताजट को मार के जब ये वापस आ जाता है ना, निकल जाते हैं फिर अपने किसी और मिशन पे चले जाते हैं। हाजी तारक करैक्टर का मैंने आपके साथ ज़िक्र किया।
हाजी तारक एक अदाकारा नैना, इस हवाले से अपना शाहिद भट्ट के हवाले से इसी ने मर्डर किया था उसको। हाजी तारक का नैना के साथ ताल्लुक था। हाजी तारक ने नैना पर बहुत पैसे खर्च किए थे। अब मीनवेल होता ये है कि नैना का ताल्लुक किसी और शख्सियत से हो जाता है, उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाती है, या वो शख्सियत नैना के इश्क में गिरफ्तार हो जाती और है। वो ज़रा भारी होता है। वो भारी होता है। नैना का रुझान उस तरफ होता है। अब नैना हाजी तारक को किसी खाते में नहीं लेके आती। उसको ये पता है कि मेरा जिस शख्स से ताल्लुक है, वो ऐसे कई हाजी तारिक जो है ना वो लिए फिरता है। तो वो इस चीज़ का उसको नैना को ज़ोम था। अब वो बड़ा परेशान हाजी तारक। अब जहाँ पर कह लें कि इस किस्म के मामलात हों ना, इश्क के मामलात हों, और इश्क भी उन ख़वातीन के साथ जिनका ताल्लुक बज़ारे हुस्न से हो, तो वहाँ पर जब वो टूट कर किसी और के पास चली जाती हैं ना ख़वातीन, तो इस चीज़ का वो बड़ा ही गुस्सा, बड़ा ही रंज होता है, और अंदर बंदे का मुतमिन नहीं होता। तो वो हाजी तारक ने शाहिद भट्ट के साथ डिस्कस की, बड़ा परेशान था, उनका यार मेरे नाल इस तरह होया ते हुण फलाने दे नाल जिहड़ा ना सैट हो गई है, ते मैनूं हुण किसे पासे नहीं, मैं बड़े पैसे इहदे ते खर्च कीते ने। उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं, जरा सोच लैन्ने आ। अच्छा, इसको हाजी तारक ने जो मारने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था इहदियां लत्तां ते फायर फूर मार के इहनूं मंजी ते पा दिओ, इहनूं जरा सबक मिलना चाहिए। उसी ताजिर रहनमा से उसका निकाह भी होना था। जिस दिन नैना का मर्डर होता है ना, जो पता लगा था, उससे नेक्स्ट डे नैना का निकाह प्लान था उस शख्स के साथ। वो शख्स भी अब दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं रहा वो शख्स अब। लेकिन उस शख्स के साथ उसका निकाह प्लान था नेक्स्ट डे, नैना के मर्डर से नेक्स्ट डे उनका निकाह होना था। खैर, हाजी तारक के साथ जब डीलिंग होती है ना, तो हाँ, 5 लाख रुपए में इनकी डीलिंग होती है। हाजी तारक 5 लाख रुपए डिसाइड करता है इनके ज़ख्मी करने के। जख्मी करने के लिए। तो हाजी तारक इसको इन्फॉर्मेशन देता है कि इसने फलां टाइम पे घर से निकलना है, किसी फंक्शन पे जाना है। फैसल टाउन से वो निकलती है, साथ उसके उसकी कज़न होती है नैना की। गाड़ी पे निकलते हैं, ये शाहिद भट्ट, जान खान, या गालिबन शायद लकी शाह था इसके साथ। इन दोनों में से कोई एक शख्स था इसके साथ। ये उस पर अटैक करते हैं, तो उसको ज़ख्मी करने की बजाय उसको मार देते हैं। नैना के साथ उसकी कज़न वो भी मर जाती है। बड़ा शोर मचता है, मीडिया में बहुत आता है, और फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़ी एक कोहराम मच जाता है। अब पता करते हैं जी हुआ क्या, हुआ क्या? अब एक शख्स अभी पिछले दिनों तीफ़ी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। तो इस हवाले से तीफ़ी भट्ट का भी नाम आ रहा था कि शायद पता नहीं नैना के मर्डर में कुछ उसका भी हाथ है। ये भी बात एक चलती रही। फिर हाजी तारक का भी आया। फिर हाजी तारक ने उस दौर के एसएसपी को एक कॉल भी की कि जी नैना का मर्डर फलां शख्स ने किया है, या कि उसकी तरफ से कोई तवज्जो हट जाए। अच्छा, मैंने सुना था कि एसएसपी लाहौर को कॉल करके हाजीदारी कहता है कि मैं तीफी भट्ट बात कर रहा हूँ और मैंने नैना मरवा दी है। हाजी तारक ने कॉल की और नाम बताया अपना तीफी भट्ट का। ये एक उस दौर में चलता रहा सिलसिला। लेकिन वो खैर इंटेरोगेट किया, सारा कुछ किया, तो मामला तो थे वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुलकर सामने आए कि असल पीछे बात क्या है, मामला क्या है। अब जब इन दोनों को मर्डर किया ना हाजी तारक के कहने पे, इन्होंने, उसने तो कहा कुछ और था। उसने कहा था नहीं भाई इनको जख्मी करना है, टांगों पे फायर मारने हैं इसको, लेकिन वो दोनों को मर्डर कर देता है। अब 5 लाख रुपए उनसे डिसाइड हुआ था। जब मर्डर हो गई वो, तो इसने शाहिद भट्ट ने उससे पैसों की ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी। यहाँ से हाजी तारक का और इसका शाहिद भट्ट का इख्तलाफ भी शुरू होता है। लेकिन इससे पहले जो हाजी तारक ने उससे काम करवाए या काम करवाने की कोशिश की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाजी तारक का एक भाई होता था आमिर बोड़ा। उस दौर का बड़ा नामवर करैक्टर था। एक करैक्टर उस दौर में सफदर टेंटा वाला था। सफदर टेंटा वाला गोल्ड के काम के हवाले से मशहूर था कि गोल्ड का काम किया करता, और उसके गोल्ड का काम जो था, सोना, वो मंगवाता था आमिर बोड़े से। आमिर बोड़ा उसका सोना काफ़ी मिकदार में खा गया था उस दौर में। उसकी वजह से सफदर टेंटावाला और आमिर बोड़े के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया था। अब आमिर बोड़ा उसी तनाज़े की वजह से एक थाने में बात जाती है, वहाँ पे एक पंचायत रखी जाती है। उस पंचायत में आमिर बोड़े ने जाना होता है। आमिर बोड़ा का एक दोस्त होता था, उसमें बड़ा करैक्टर एक तारा जिन होता था। वो एक मुजाहिद नाम का लड़का था, वो, और एक कोई तारक नाम का लड़का था। वो कोई बाहर से तारक आया हुआ था, जो इनके साथ गाड़ी में बैठ के ना, बस वो शौकिया फनकार जो साथ होते हैं कि मैं साथ चलता हूँ पंचायत में। तो ये पंचायत में जा रहे थे, वहाँ थाने फैसल टाउन में, मुझे याद है, बल्कि जहांगीर भट्ट एसएचओ हुआ करता था वहाँ पे थाना फैसल टाउन में। तो उन्होंने पंचायत वहाँ पे बुलाई हुई थी।
और ये 90s का टाइम है। जी, ये जा रहे होते हैं वहाँ पर फैसल टाउन में उस पंचायत के लिए, तो रास्ते में जो है इनका मर्डर हो जाता है चारों का। अब इनका मर्डर का इल्ज़ाम किस पे आता है? सफदर टेंटा वाले पे। क्योंकि बहुत सफदर टेंटा वाला ना एग्ज़ॉस्ट हो चुका था इस मैटर की वज़ह से, और उसको थ्रेट्स भी बहुत थी और कोशिश भी उन्होंने की गई कि सफदर टेंटा वाले के मुतल्लक कुछ, क्योंकि आमिर बोड़ा बदमाशी में कदम रखता था। रेस क्लब में इसके बड़े नाम हुआ करते थे, रेस क्लब में इसने बड़े-बड़े लोगों को आगे लगा के रखा है। बड़े उस दौर के नामवर लोग थे, बल्कि मुझे किसी ने ये भी बताया कि इसने वहाँ पर कुछ बीसियों लोगों के सामने उसके मुँह पे 2-4 थप्पड़ भी मारे थे। एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी उस दौर की। इन चारों का मर्डर हो जाता है वहाँ पर। सफदर टेंटावाला के इल्ज़ाम आता है उस पे। खैर मामला चलते रहते हैं। हाजी तारक जो है वो, और तारा जिन, तारे जिन का एक भाई होता है तल्लत, वो होता है कराची में। कराची में तल्लत के पास इन्होंने बड़ी मफरूरी काटी है। शाहिद भट्ट ने। शाहिद भट्ट ने। हाजी तारक का कराची आना जाना रेस क्लब के हवाले से, क्योंकि उस दौर में रेस क्लब कराची में बहुत काम हुआ करता था। सट्टे का काम भी कराची में एक मेन हब हुआ करता था, तो ये तारक, हाजी तारक बहुत जाया करता था वहाँ पर। इन्होंने प्लान क्या किया, इन्होंने शाहिद भट्ट को ये कहा, ये नैना के मर्डर से पहले की बात है, तो वो कहते हैं कि जी सफदर टेंटा वाला जो है उसको भी मारना है हमने। 2-3 दफ़ा इन्होंने सफदर टेंटा वाले का थड़ा मारा, उसके ताक़ुब में गए, लेकिन वो इनके काबू नहीं आया। अब इसी तरह एक किरदार था नवीद सईद, डीएसपी था, रायवन रोड पे जो मर्डर हुआ, नवीद पलवान के नाम से बड़ा मशहूर था। आपके पंजाब के जितने भी टॉप 10 थे, मोस्टली नवीद सईद ने मारे थे। किसके कहने पे मारे थे? लाहौर शहर का जो एक बड़ा किरदार है, जो इस वक्त दुश्मनी चल रही है लाहौर शहर में डिस्कस हो रही है, उस एक ग्रुप का सरबराह था। टीपू। उसने, मैं तो वही था ना, टीपू के कहने पे टॉप 10 से तो टीपू ही की थी ना। तो नवीद सईद ने जितने टॉप 10 थे ना, वो मोस्टली बाबा हनीफा हो गया, सना गुज्जर, दाऊद, काली, काली। इन सबको नवीद सईद ने मारा था। अच्छा, ये भी कहा जाता है नवीद सईद के बारे में कि वो उसके पुलिस मुकाबले कम है, लेकिन उसके क्रेडिट में डाल दिए जाते हैं। वो गिरफ्तार करके लेकर आया था, आगे हनीफा बाबा को भी किसी और ने मारा है। यार इस हवाले से ना बहुत सी मुतज़ाद इतलात, लेकिन अब उन वो अपना सीना बसीना बातें चलती हैं, उसकी ना तस्दीक नहीं है। अब तस्दीक तो इस चीज़ की भी नहीं होती कि जी ये पुलिस मुकाबला जो है ये सही है या गलत है। अब हम लोगों तो समझ है ना, हम तो समझते हैं कि यार लोग ये पुलिस मुकाबले होते किस तरह है। तो उन लोगों के मुतल्लक हमें ये भी पता होता है कि पहले से अरेस्टेड थे, उनसे तफ्तीश भी की गई, रिकवरियाँ भी की गई, उन्होंने इंकशाफात भी किए। फिर अचानक होता ऐसे है कि किसी को रिकवरी के लिए ले जा रहे होते हैं, किसी की गिरफ्तारी के लिए ले जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई साथी आ जाते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, तो वो एक एनकाउंटर में मारे जाते हैं। ये एक कहानी जो है ना, ये 90s से चली आ रही है। अब थोड़ा उसमें चेंज आ गया सीसीडी के आने से, जो अब कहानी उन्होंने बना दी हुई है ना, वो एक उन्होंने स्पेसिफिक सा एक ही उन्होंने मजमून रखा हुआ है कि साथी आते हैं और वो साथियों की फायरिंग से जो है वो मारा जाता है। अब तो ये चल रहा है। अब सफदर टेंटा वाला, उसका ताल्लुक था नवीद सईद से, बहुत ज़्यादा ताल्लुक था उसका। हाजी तारक वगैरह क्या करते हैं, वो उनको नवीद सईद प्रॉब्लम क्रिएट करता था उस ताल्लुक की वजह से, तो वो क्या करते हैं कि नवीद सईद के मुतल्लक भी सोचते हैं, और सोचने के बाद डिसाइड करते हैं, शाहिद भट्ट को पैसे देते हैं कि नवीद सईद को मार दें। और वो एग्री हो जाता है। नवीद सईद उस दौर में, जब ये उन्होंने कहा, रेस कोर्स में डेली बेसिस पे वॉक करने जाया करता था। ये कुछ 3-4 दिन रेस कोर्स पार्क उसको मारने के लिए जाते रहे हैं, लेकिन उसकी बड़ी हुई थी उस टाइम, इनके उसने काबू नहीं आना था, तो वो बच गया। खैर वहाँ से भी निकल के ये सब आ जाते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद जब ये अदाकारा नैना का मर्डर होता है ना, अदाकारा नैना के मर्डर के बाद हाजी तारक से जब पैसों की डिमांड आती है, तो वो हाजी तारक इनको 2-3 लाख रुपए देता है, बाकी कहता है मैं दे दूंगा, लेकिन इसकी डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी, ये ज़्यादा पैसे मांगता था। ये 20 लाख मांग रहा था। ये 20 लाख रुपया मांगता था उससे। तो उनका मेरी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। तो उनका तू मिसकमिटमेंट तो तुसी कीती है, तो मैं तो अपनी कमिटमेंट तो पूरा हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे आ दे रहा, मैं बाकी रह गए ना 1-2 लाख रुपया वो भी दे दांगा। लेकिन इनके दरमियान ना तनाज़ा चलता रहा। अच्छा, वो जो ताजिर रहनमा था जिससे शादी होनी थी एक दिन बाद नैना की, जब नैना कत्ल होगी, तो ताजिर रहनमा ने बदला लेने की कोशिश नहीं की? उसका तो इतना इन्फ्लुएंस था। ये इश्तिहारी था शाहिद भट्ट। शाहिद भट्ट, लक्की शाह, जान शेर, ये इश्तिहारी थे।
ठीक है? लेकिन ये बात खुल के सामने आ गई थी कि पीछे हाजी तारिक है। हाजी तारिक मतलब कि इतना माड़ा भी नहीं था। आपको बताया सट्टे के हवाले से ताल्लुकात उसके भी ठीक थे, पैसा उसके पास भी ठीक था उस दौर में। बदमाश वो भी था। लेकिन वो बदमाश उस टाइप का नहीं था, उस टाइप का बदमाश नहीं था। तो वो उस ताजिर को नैना के मर्डर का दुःख भी बड़ा था। अच्छा खासा दुःख था उसको उसका, लेकिन बस वो टाइम गुज़र गया। अगर तो हाजी तारक कुछ अरसा ज़्यादा और ज़िंदा रहता, वो शाहिद भट्ट के हाथों मर्डर ना होता, तो फिर भी हो सकता है कि हाजी तारक के मुतल्लिक़ वो शख्सियत जो है सोचती, उसका कुछ ना कुछ नक्शा खींच लेती उसका। और होता ऐसा अगर हाजी तारक ज़िंदा रहता। अब यहाँ से शाहिद भट्ट जाता है कराची। कराची किसके पास जाता है? तारे जिनका भाई तलत उसके पास जाता है। अच्छा वहाँ पर जब जाता है ना तो उसको शाहिद भट्ट को मुखबरी होती है कि यार हाजी तारक ना आज जुए में बहुत बड़े पैसे जीता है। उसके कितने पैसे जीते? उनका यार मेरी इत्तला है कि वो 30 लाख रुपया जीता है जुए में। 30 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती थी उस दौर में। उसने कहा अच्छा तो हाजी तारक है किधर? उनका फलां होटल में फलां कमरे में वो रह रहा है। शाहिद भट्ट क्या करता है? उसको मिलने होटल चला जाता है। वहाँ पे जाके मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, पैसों पे तलखी वलखी होती है। अब ये इसका माइंड था कि इसने वो 30 लाख रुपया लूटने थे, ये इस जहन से वहाँ पर गया था। वहाँ पर इनकी तलखी होती है, तो वहाँ एक छुरी पड़ी होती है, तो वो छुरी से ना उसको हाजी तारक पर अटैक करता है। जख्मी हो जाता है लेकिन वो छुरी टूट जाती है। फिर क्या होता है? आपस में गुत्थम-गुत्था हो जाते हैं, लड़ाई होती है। ये भी ज़ख्मी हुआ शायद उस लड़ाई में। और उस लड़ाई के दौरान होता है कि शीशे की टेबल पड़ी होती है, वो टूट जाती है। वो शीशा पकड़ता है, शाहिद भट्ट शीशा पकड़ के इसकी गर्दन काट देता है वहाँ पे। इसको मर्डर कर देता है वहाँ पे उस होटल के कमरे में। अब जब होटल की तलाशी लेता है पैसों के लिए, तो वहाँ से निकलते हैं 3 लाख रुपए। 30 लाख रुपया नहीं थे। वो इत्तला पता नहीं गलत थी उसको या इसके पास हाजी तारक के पास वहाँ पर होटल के अलावा और कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो पैसे रख के आता। लेकिन वो शायद जीता ही 3 था या सुनने वाले को 30 समझ आई। तो वो 30 के चक्कर में ही वो उसको मार भी दिया और मिला वहाँ से 3 लाख रुपया। ये 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया तो उसने वैसे ही नैना के कत्ल का उसने बकाया लेना था उससे। अच्छा वहाँ से 3 लाख रुपया लेके होटल से उसकी लाश वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकल आते हैं ये। वहाँ से निकल के ये फैसलाबाद आ जाता है इलियास गोजरे वाले के पास। वहाँ कुछ देर रहता है। वहाँ से फिर लाहौर आ जाते हैं। अच्छा लाहौर में ना एक इस्लामपुरे का एक रिहायशी बशीर उर्फ बशीरा, इसका जेल रोड पे ना एक शोरूम हुआ करता था। ये बशीरा भी अपने इलाके टाइम की ना एक आइटम हुआ करता था, मतलब बदमाशी में इसका भी एक नाम होता था। और उसी दौर का एक होता था अब्दुल्ला कादिर टोनी। ये ब्लैक ईगल का लड़का होता था। ये कोई किसी कत्ल वतल में अंदर गया था, कोई उम्र कैद काट के बाहर आया। बाहर आके ये उस दौर में होता था कि ये जिसने कत्ल की सजाएं काटी हुई जेल से कत्ल में बाहर आ गया या इस किस्म का नाम होता था ना, वो बाहर आके के लोगों की पंचायतें कराना शुरू कर देते थे। दिहाड़ियाँ लगानी कि जी फलां का लेन देन का मामला है या फलां की प्रॉपर्टी का मामला है। तो ऐसे मामलात को ना वो बैठ के सुलझाना कि जी इनको मामलात को वाइंड अप करवा देते हैं, तो बीच में से अपनी उन्होंने दिहाड़ी लगानी उन्होंने। एक पंचायत उस बशीर के बशीरा जो था उसका शोरूम जेल रोड पे एक पंचायत रखी जाती है। ये टोनी साहब जो है वहाँ पर जाते हैं, उस पंचायत में वहाँ झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े में गोली चल जाती है। वो बशीरा साहब जो है वो टोनी को मर्डर कर देते हैं। टोनी का मर्डर हो जाता है। अब वो ब्लैक ईगल का लड़का था, शाहिद भट्ट, जानशेर, लकी शाह प्लस और जो दीगर लोग थे उनसे उसका ताल्लुक होता है। आमर बोड़ा, उसका भी ब्लैक ईगल से ही ताल्लुक था। और हाजी तारिक जो है उसका ताल्लुक भी हाजी होता है। तारक भाई था उसका आमिर बोड़े का। ठीक है। उसका उसका भाई था डायरेक्टली उसका। ताल्लुक नहीं था ब्लैक ईगल से। ब्लैक ईगल उसका भाई था ना। अब भाई की वजह से उसके मिलने वाले सब यार दोस्त वहां पर उठना बैठना। फिर प्लस हाजी तारक को बदमाशी का, अपने डेरे पे इश्तिहारियों को, बदमाशों को, स्टूडेंट लीडर्स को बुलाने का शौक भी हुआ करता था उसको। तो अब आमिर बोड़ा, कादर सुल्तान टोनी, जान शेर, लकी शाह, ये सब एक ही मतलब कि एक ही तंजीम से ताल्लुक, यार दोस्त थे आपस में सारे। अब कादर सुल्तान टोनी जब मर्डर होता है तो उसके बाद ये आमिर बोड़ा भी मर्डर हो चुका हुआ था। हाजी तारक और तारे जिनका भाई जो तलत थे ये इकट्ठे हुआ करते थे। अब हाजी तारक कहता है कि इसको बशीरे को भी मारना है। वो बशीरे के भी सुपारी देते हैं। ये पहले की बात है, हाजी तारक के मर्डर से पहले की बात है। हाजी तारक का मर्डर बाद में होता है।
ये उसका थड़ा मारते हैं, बशीरे के पीछे चढ़ते हैं, बशीरा इनको नहीं मिलता। इस्लामपुरा क्रिश्चियन नगर में इनको इत्तला मिलती है कि वहाँ बशीरा मौजूद है, ये वहाँ पर जाते हैं। वो बशीरा तो नहीं होता, बशीरे का एक भाई और उसका एक कोई बहनोई हाफ़िज़, ये 2 लोग वहाँ पे होते हैं, ये उन दोनों को मार देते हैं। अच्छा, बशीरे की जगह उन्हें मार उन देते हैं। दोनों को मार देता है। फिर उसके कुछ अरसे बाद बशीरे का पता लगता है कि बशीरा इसके काबू आता है, ये बशीरे को भी मार देते हैं वहाँ पर। तो ये एक सिलसिला मुस्तकिल तौर पर जो उजरती कातिल का इसका करैक्टर था ना, ये इसी तरह साल हर साल चलता रहा। इसने को टोटल 30 से 35 लोगों को मारा है इसने। अभी एक करैक्टर है अपना हबीबुल्ला डोगर और एक इसकी वालिदा, बिल्कुल, ये अभी बकाया हैं जो अभी इसका टारगेट पूरा नहीं हिट हुआ, लिस्ट पर जो थे हिट लिस्ट इसकी। पर जो थे। ये सारा काम जो कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मफरूरी कभी कराची में काट रहे हैं, कभी लाहौर में, कभी फैसलाबाद में, कभी गोजरे में, ये सिलसिला चल रहा है साल हर साल से। इसका एक दोस्त होता है ग्वाल मंडी का, वो ग्वाल मंडी से शिफ्ट होकर एक बाल्टन रावी ब्लॉक में चला जाता है। इसने वहाँ रावी ब्लॉक में बड़ी मफरूरी काटी उस दोस्त के घर में। उस तरफ भी मैं अभी आता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ कि हबीबुल्ला डोगर जो था ना, एमएसएफ का लीडर जो था, ये उसको मारने के लिए क्या करते हैं कि शादरा डिग्री कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं। मतलब कि इनका जिद्दारी और बहादुरी कह लें या चाका इतना खुल गया था इनका, ये कॉलेज के अंदर घुस के उसको हबीबुल्ला डोगर को वहाँ जाकर मारते हैं उसको। ये इन्होंने अब अपने भाई के दोनों कातल अताज जट और हबीबुल्ला डोगर ये भी पूरे हो गए। अब इसका जो दूसरा भाई मर्डर हुआ था, उसका बदला तो इन्होंने हाजन हस्सा और उसके बेटे को मार के लिया, लेकिन अब उसके भाई को मरवाने वाली जो इसकी सुतेली माँ थी, वो अभी जिंदा थी। अब ये करता क्या है कि ये जानशेर को कह के उसके साथ जाता है और उसको भेजता है, आगे भेज के अपनी माँ का भी मर्डर उससे करवा देता है जानशेर से। अब इसके भाइयों का बदला यहाँ पर होता है पूरा, कि जितने भी उसके भाई के कातिल थे या उसके जो करैक्टर थे जो जो इन्वॉल्व थे, वो सब मरवा देता है सारे उसमें। हबीबुल्ला डोगर का एक भाई, वो जेल में सजा काट रहा होता है। वो जेल से ना को हथकड़ियों समेत ही मतलब पेशी से वापस आ रहे होते हैं या कुछ जाना होता है, तो वो जेल से भाग जाता है। इसको पता लगता है कि हबीबुल्ला डोगर का भाई जो है, ये हबीबुल्ला डोगर के मर्डर से पहले की बात है। इसको पता लगता है कि उसका भाई भागा हुआ है और इसके पीछे है वो शाहिद भट्ट के। तो ये उसके पीछे चढ़ जाता है। इसको कहीं से पता लगता है, ये उसको वहाँ से अगवा करवा के उसको भी मर्डर कर देते हैं। उसका आज तक नहीं पता लगा कि वो मर्डर कैसे हुआ। लेकिन जो हमें इत्तला मिली, हमें यही था कि उसका मर्डर भी इसी ने किया था, इसने अगवा करके उसको कत्ल किया था। अब ये जो मफरूरी काटी ना इसने रावी ब्लॉक का, मैं आपसे बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ। ग्वाल मंडी का दोस्त था, रावी ब्लॉक में शिफ्ट हो गया था, ये उसके घर मफरूरी काटता था। आपको बताया कि खूबसूरत था, फिट था, जवान था, लड़कियाँ इस पे आशिक थीं, दोस्तियाँ इसकी बहुत सी लड़कियों से रहीं। वो जिस घर में ये मफरूरी काट रहा था ना अपने दोस्त के, उसकी बहन के साथ पता लगा कि इसका कोई ताल्लुक बन गया। वो काफ़ी देर सिलसिला चलता रहा, वहाँ पर मामला चलते रहे। उसको जब पता लगा, उसको शुबा हुआ ना कि इसने मेरी बहन के साथ कोई ताल्लुक बना लिया हुआ है, तो वो बड़ा मतलब कि उसको गुस्सा भी आया। लेकिन क्योंकि उसको पता था कि उजरती कातिल है, मैंने ज़रा से भी तेवर दिखाए तो ये मेरा मार पूरा देगा। ख़ानदान को मार देगा मेरे पूरे। वो खामोशी इख्तियार करता है। वो कुछ शो नहीं करता कि मेरे इल्म में है या मुझे पता लगा है। अब वो करता क्या है कि उसका एक दोस्त ग्वाल मंडी का सब इंस्पेक्टर, वो उसके साथ डिस्कस करता है कि यार ये मामला है और वो फलां इश्तिहारी है, उजरती कातिल है शाहिद भट्ट, वो मेरे राब्ते में है, मेरे घर आना जाना है और मेरी सिस्टर के साथ उसने ताल्लुक बना लिए। अब वो सब इंस्पेक्टर कहता है कि यार अच्छा कुछ करते हैं। तो वो एक और सब इंस्पेक्टर जो उसका कुलीग था, अब वो फौत हो गया हुआ है, मेरे ख्याल डीएसपी के ओहदे तक हुआ है, फ़याज़ के नाम से, फ़याज़ टुंडा के नाम से वो बड़ा मशहूर था। उसकी ना एक अपना उँगली कटी हुई थी, उस पे कोई गोली वोली लगी थी, उसकी वजह से उँगली डैमेज हो गई, तो उसके बाद फ़याज़ टुंडा नाम पड़ गया था उसका। हमारा दोस्त था, उसने उससे बात की कि यार इस तरह इश्तिहारी है। उसने कहा यार अगर हम इसको पकड़ेंगे ना, तो हमारा जो इन्फॉर्मर है ना वो खुल जाएगा, यानी कि उस दोस्त का पता लग जाएगा कि इसने पकड़वाया उसे।
जिसके घर वो रहता था। उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा इसके बैठ कर ना मुतल्लिक प्लान करते हैं, सोचते हैं। कि पकड़ना ये कैसे है? ये फ़याज़ टुंडा जो था ना वो उमर विरक की टीम में थे। उमर विरक उस टाइम डीएसपी इकबाल टोन हुआ करते थे और एसपी मेजर मुबशरुल्लाह होते थे, एसपी सदर जो होते थे वहाँ। वो प्लान क्या करते हैं कि उस दौर में ना मुजाहिद स्क्वाड हुआ करती थी, एक पुलिस फ़ोर्स बनाई थी इन्होंने जो गश्त किया करते थे, पेट्रोलिंग के लिए? पेट्रोलिंग के लिए थे। ये जैसे आजकल डॉल्फिन है। आजकल डॉल्फिन कह लें आप, वो पीरू है मेरा ख़्याल, तो वैसे उस दौर में ही होती थी। उससे पहले एक होती थी शाहीन फ़ोर्स बनाई थी उन्होंने, उसके बाद इन्होंने ये मुजाहिद स्क्वाड बनाई थी। मुजाहिद स्क्वाड का जो इंचार्ज होता है ना, उसके साथ बैठ के प्लान करते हैं और उसके घर के करीब रावी ब्लॉक में जहाँ वो रह रहा होता है, उसके घर से निकलते साथ ही वहाँ पे नाका लगवा देते हैं। वो नाका लगवा देते हैं, प्लान होता है कि वो दोस्त शाहिद भट्ट को मोटरसाइकिल पर लेके निकलेगा, नाके से गुजरेंगे, नाके पे रोकेंगे, पुलिस वाले चेक करेंगे तो इसको पकड़ लेंगे। बड़ा मतलब एक ड्रामाई गिरफ्तारी उसकी वहाँ पर करवाई उन्होंने। वो होता है मोटरसाइकिल पे लेके आया उसको, लेके आके वहाँ पर उसने नाके पे रोका है, चेक किया तो शाहिद भट्ट के पास से पिस्टल निकलता है। तो ये उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको थाने ले जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जो दोस्त था जो उसको छोड़ दोस्त देते होता हैं। है, उसे छोड़ देते हैं वो, इसको ले है। जाते हैं। इसको ले जाते हैं, फिर इसको ले जाके सब्ज़ाज़ार में एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, वहाँ पर इसको रखते हैं, कड़ियाँ लगा के, वहाँ पर इसकी तफ्तीश होती है। तो वहाँ पर ये कोई 16 या 18 जो थे ना लोग, ये एडमिट करता है, इंकशाफ करता है कि इन लोगों को मैंने पैसे लेकर मारा है। और कहता है मुझे याद तकरीबन इतने याद है और जो किए हुए हैं वो मुझे अगर टाइम देंगे तो मैं ज़हन पे जोर दूँगा कि कहाँ-कहाँ मैंने किसको और मारा हुआ है। तो इसने कोई 30 से 35 लोगों को मारा हुआ था। भई 10-12 तो यही मैंने आपको गिनवा दिए हैं जो अपना इसके भाई के उसमें कह लें, इलियास गोजरे के नैना और उसकी कज़न हो गई, फिर उसके अलावा इस्लामपुरे वाले 3-4 हो गए। मतलब कि ये आप काउंट भी करें ना तो ये 20 के लगभग तो ये बन ही जाते हैं लोग। तो इसके अलावा जो लोग मारे थे इसने, वो कहते हैं कि 10-15 लोग इसने और भी मारे होंगे लोग। इससे वहाँ पे तफ्तीश होती रही। अब एक चीज़, हमारा एक दोस्त था, कुलीग था, क्राइम रिपोर्टर था। मेजर मुबश्शिर के साथ उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। मेजर मुबश्शिर साहब उसको कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं और बुला के कहते हैं चलाओ तुम्हें एक बंदे से मिलवाता हूँ मैं। वो उसको लेके सब्ज़ादार चले जाते हैं जहाँ शाहिद भट्ट को रखा होता है। अच्छा, वो सब्ज़ाज़ार में जो घर था वो टॉर्चर सेल के तौर पे यूज़ करते थे? टॉर्चर सेल के तौर भी कह लें आप उसको, क्योंकि वहाँ पर तफ्तीश होती थी ना उसकी, मतलब कि जितने बंदे, क्योंकि पुलिस को ये होता था कि कोई बैलफ ना पड़ जाए। उस दौर में हमारी अदालतों की रिट हुआ करती थी। अदालतों का रोब होता था, उनकी सुनी जाती थी। पुलिस जो है वो अदालतों से डरती थी। अब तो हमारी अदालतों की कोर्ट की कोई रिट नहीं है हमारे यहाँ। अब जो मामलात हैं आप देखो, कितने लोग मार दिए हैं पुलिस एनकाउंटर्स में पिछले 7-8 महीने में, और कितने केसेस कोर्ट में गए भी हैं लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्कि एक केस तो हुआ था कि फैसलाबाद का एक बंदा था, उसने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की हुई थी। जो आलिया नीलम साहिबा हैं चीफ जस्टिस हमारी, उन्होंने आईजी पंजाब को बुलाया भी था और उनके सुपुर्द किया मैटर के, यार ये देखें अपना 50 एक लोगों के सिग्नेचर के साथ एप्लीकेशन आई है तो इसको देखें क्या मामला है ये असल। तो भाई साहब ने कहा जी मुझे दे दें मैं देखता हूँ। वो अब हुआ क्या, वो के बुरसा ने की हुई थी रिट, वो उन्होंने आईजी के पास रेफर कर दिया और वो जिसके मुतल्लक रिट थी, जिस शख्स के मुतल्लक, वो नेक्स्ट डे पता लगता उसका भी इनकाउंटर हो जाता है। अब यहाँ पर तो मतलब कि अब हालात ऐसे हैं, लेकिन उस दौर में ये हालात बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। उस दौर में अदालतों का खौफ होता था और बैलफ से बहुत डरते थे, बहुत कतराते थे कभी बैलफ ना पड़ जाए। इसलिए उस वक़्त साइड पर थानों से अलहदा कोई जगह होती थी जहाँ पर चोर, डाकू, कातिल, उजरती कातिल, रेपिस्ट, इनको साइड पे रखा करते थे। वहाँ पर उनसे इंटेरोगेट किया करते थे, रिकवरियाँ वहाँ से किया करते थे। तो वो एक उसी पर्पज़ के तहत शाहिद भट्ट को भी सब्ज़ादार रखा गया था। तो वो मेजर मुबशर साहब उस दोस्त को लेके जाते हैं शाहिद भट्ट के पास। वो मुझे बताता है दोस्त, वो कहता है कि हथकड़ियों में लगा हुआ एक नौजवान खूबसूरत नीचे बिठाया हुआ, उसको आंखों पे उसके पट्टी बांधी हुई, और वहाँ जाके उसको कहते हैं कि हाँ भाई बताओ तुमने क्या क्या किया हुआ है, हमारे साहब आए हैं तो उन्होंने उनको बताओ कि तुमने कितने कत्ल किए हैं। तो वो उसने वो उन कत्लों की डिटेल तफसील बताई उसको कि भाई ये लोग मैंने मारे हैं वहाँ पर। खैर वहाँ से को कहता को 5-10 मिनट हम वहाँ पे रहे, वहाँ से फिर हम आ गए।
तो उसके बाद कुछ 2-3 दिन बाद पता लगता है कि शाहिद भट्ट का इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर भी सब्ज़ाज़ार के इलाके में ही हुआ कि पुलिस नाके पे थी, मोटरसाइकिल पर गुज़र रहे थे, रुकने का इशारा किया। वो उस दौर में ये कहानी हुआ करती थी एक रिवायती सी। तो आगे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो वो मारा गया। तो ये था किरदार शाहिद भट्ट का, जो एक दहशत और खौफ की अलामत था उस दौर में। पैसे लेके लोगों को मारता था, शार्प शूटर था और मेन जो इनका अपना असल स्पेशलिटी थी, ये लोगों को सर में गोलियाँ मारकर कत्ल किया करते थे। अब इसके जो दोस्त थे जान शेर और लकी, वो उसके बाद गिरफ्तार भी हो गए। गिरफ्तार होके वो जेलों में चले गए। उनका पुलिस मुकाबला नहीं हुआ? मैं बताता हूँ आपको कि उनके साथ क्या हुआ। वो जेलों में चले गए, उन्होंने जो-जो इंकशाफ़ात किए। ब्लैक लीगल उस दौर में बड़ी एक मैंने कहा इन लोगों का बड़ा नाम हुआ करता था, दहशत होती थी। उस दौर में स्टूडेंट लीडर जो थे वो वैसे ही बहुत बड़े-बड़े उनके नाम थे और लोग उनसे डरा करते थे। बड़े-बड़े पुलिस अफ़सर, पॉलिटिशियन डरा करते थे उनसे। इन दोनों को गिरफ्तार करके इनकी इंटेरोगेशन होती है, ये इंकशाफ़ात करते हैं, इनको जेल भिजवा देते हैं। ये कोई 8-10 साल जेल में रहते हैं। जेल से क्लियर होके ज़मानतों पर बाहर आ जाते हैं। बाहर आके फिर उनका यही काम शुरू हो जाता है। वो फ़याज़ सब इंस्पेक्टर का मैंने ज़िक्र किया जिसने शाहिद भट्ट को पकड़वाया था मुजाहिद स्क्वाड के ज़रिए। वो फ़याज़ ही इनको दोबारा दोनों को पकड़ता है और ये दोनों भी पुलिस मुकाबलों में मारे जाते हैं। तो ये जो एक गैंग था इसका शाहिद भट्ट का, इसका इख्तिताम इस तरह से होता है। अच्छा, जैसे पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि शाहिद भट्ट की जब इंटेरोगेशन हुई, तो जो नाम लिए कि मुझे इसने पैसे दिए कि इसको मार दो, तो अब वो जो मरवाने वाले थे, क्या उन तक पुलिस पहुंची? अब आप ये देखें कि इसमें जो करैक्टर थे जिनसे उसने पैसे लिए थे, जो पैसे लेके इससे बंदे मरवाते थे, उसमें लियास गोजरेवाला, वो भी नहीं रहा, मर चुका था। लियास गोजरे का बड़ा नाम था, बहुत बड़ा बंदा था वो। ज़ियाउल हक का जो त्यारा केस था उसमें भी लियास गोजरेवाले का नाम आता था। लियास गोजरेवाला भी मर गया था। आमिर बोड़ा वो भी मर चुका हुआ था, हाजी तारक वो भी मर चुका हुआ था। ठीक है, अब मेन तो करैक्टर ये थे ना, हाजी तारक के डेरे पे बहुत से लोग आया करते थे, वहाँ पर इसकी मुलाकात उन लोगों से होती थी और वो हर किसी की ख्वाहिश होती थी जब किसी को पता लगता था ना कि यार फलाना बंदा है, नया भी काम कीता है, नया भी काम कीता, उसकी कोशिश होती थी कि यार इनको मैं जो कोई काम लेना है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ-ਬਾਰੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ मीटिंग करके तो मैं ਨਾਲ तय कर लवां जिथे बैठे हैं उस डेरेदार ਨੂੰ भी ना पता लगे। इस तरह से भी होता था। तो अब वो लोग तो करैक्टर जो थे मेन वो मर चुके हुए थे। अब उस दौर में ये करता था कि अगर कोई किसी को जेल भिजवाया था, मैंने आपको लकी शाह का बताया, जान शेर का बताया कि इनको जेलों में भिजवा दिया। ये लोग जेलों में बैठ के बाहर लोगों को मरवा दिया करते थे। अंदर बैठ के प्लानिंग करते थे। अंदर बैठ के ये अपने आप को ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा मजबूत समझते थे और फिर क्लियर होके बाहर भी आ जाते थे। अब जो जिन लोगों को इन्होंने मारा होता था, उनके मुद्दई जो होते थे, वो डर के मारे, खौफ के मारे गवाहियाँ नहीं देते अदालतों में, पेश नहीं होते थे, तो ये रिहा होके बाहर आ जाते थे। अब शाहिद भट्ट क्योंकि इसका प्लान नक्शा खींच लिया गया था कि इसको पुलिस एनकाउंटर में मारना है, इसलिए जो-जो इंकशाफ़ात वो बताता था, तो उसको ऑन रिकॉर्ड तो वो नहीं लेके आते थे। लेकिन जिसके मुतल्लिक पता होता था कि यार ये इसने मारा है, तो वो उसको कागज़ी कार्रवाई में बिल्कुल लेके आते थे कि यार ये कत्ल जो है उसके खाते में है। इस वजह से उन लोगों को आपने जो कहा कि जिन्होंने पैसे दिए होते जो मारते थे, उनमें से जो मेन करैक्टर थे वो मर चुके हुए थे। अच्छा, नैना का जो आशिक था, जो ताजिर रहनुमा था, उसको पता चल गया था शाहिद भट्ट का कि ये पकड़ा गया है? उसका तो कोई रोल नहीं था शाहिद भट्ट के पुलिस मुकाबले में? नहीं, 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 उसका कोई रोल नहीं था। वो शाहिद भट्ट के काम ही ऐसे थे कि मतलब कि हर किसी को ये था कि इसने जब भी पकड़े जाना है, इसने मारा ही जाना है। क्योंकि काम उसके ऐसे थे, नाम उसका बहुत बड़ा था। ज़ुल्फ़िकार ऐवान मैंने बताया ना आपको, वो कोऑपरेटिव सर्विसेज़ वाला साबका मिनिस्टर रह चुका, बहुत बड़ा मर्डर था उसके खाते में। नैना का मर्डर बहुत बड़ा था उसका, ये जेल रोड वाला जो था मर्डर, ये बहुत बड़ा अपना काम थे उसके। तो शादरा डिग्री कॉलेज का जो लीडर था, एमएसएफ का लीडर, उसको कॉलेज के अंदर घुस के मारा था। काम इसने सारे बड़े-बड़े किए हुए थे। जीदार था। और स्टार्ट कहाँ से हुआ कि देखो एक दर्जी था और दर्जी से उसके उजरती कातिल बनने तक का सफ़र जो है वो किस तरह से उसने तय किया, उसको उजरती कातिल बनाया किसने। कि उसके भाई 2 मर्डर होते हैं, वो कुवैत से अपनी नौकरी छोड़ के पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आके फिर वो कत्ल वारत गरी ऐसी करता है, ऐसी दहशत फैलाता है, ऐसा खौफ फैलाता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा नाम होता है उसका।
दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमने ये जाना कि कैसे एक आम सा नौजवान कुवैत में जो दर्जी का काम करता था वो लाहौर का कैसे मोस्ट वांटेड उजरती कातिल बन गया। अगले पॉडकास्ट में आप किस गैंगस्टर की या कौन सी हाई प्रोफाइल स्टोरी जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।